Good morning, dear students. How are you? So, in the previous lecture, we learned about the very important theory of Rutherford alpha particle scattering. In this theory, we learned that the most of the atom space is empty, right? So, उसमें क्या हुआ था कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो पूरा का पूरा पास हो गए थे, किस में से? एटम में से, राइट? एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन था कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड एट वेरी स्मॉल एंगल, यानी कि कुछ ही पार्टिकल्स क्या हुए थे? डिफ्लेक्ट हुए थे एट अ स्मॉल एंगल, राइट? हमें डायग्राम भी हमने देखा था और मैंने आपको वीडियो भी, उसमें पीछे वीडियो भी था तो वीडियो भी आपने देखा होगा. एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन था कि 20,000 in 1 अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक एट 180 डिग्री, यानी कि 20,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है? बाउंस बैक, यानी कि वहाँ जैसे क्या आया, जैसे ऐसे आया, ये न्यूक्लियस है यहाँ से पीछे, यानी कि 180 डिग्री पे बाउंस बैक करता है, राइट? तो उससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी. सेकंड, फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी. सेकंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड कंक्लूजन कि जो पॉजिटिव पोर्शन है वो न्यूक्लियस के अंदर है. जो पॉजिटिव पोर्शन है वो क्या है? न्यूक्लियस. और उसका जो मास हम क्या करते हैं? नेग्लिजिबल है. और जो वो न्यूक्लियस है उसको एटम के अंदर क्या कर सकते हैं? हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, क्योंकि जो रेडियस है तो वो कितनी है एटम की? 10⁻⁻10. अगेन, रेडियस ऑफ एन एटम इज 10⁻⁻10 एंड न्यूक्लियस इज 10⁵. यहाँ पे लिख भी सकते हैं रेडियस 10⁻⁻10, राइट? एंड न्यूक्लियस इज 10⁻50. क्लियर? सो नाउ टुडे again only three observation by this conclusion, three observation and conclusion of Rutherford model of an atom. Okay, so what is the first observation बच्चों? The positive charge and the most of the mass of the atom. Again, positive charge and most of the mass of atom, यानी कि एटम का पूरा मास concentrated in small region, यानी कि एटम का जो जितना भी मास है, यानी कि हमको मालूम है प्रोटॉन का मास, वो क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन. दिस इज वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस. ये वर्ड नया है हमारे लिए, यानी कि जो पूरा का पूरा मास जो कॉन्सेंट्रेट हुआ है प्रोटॉन का, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, राइट? यानी कि ये हमारा एटम है तो ये न्यूक्लियस है और ये उसका ऑर्बिट है. क्लियर? तो मालूम है कि ये जो है ये 10⁻15 मीटर और ये 10⁻10 मीटर, राइट? तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 5 किलोमीटर. ये हमने एग्जांपल लिया था कि एक टेनिस का बॉल लेते हैं तो यहाँ से 5 किलोमीटर तक से ऑर्बिट स्टार्ट होती है, यहाँ से 5, यहाँ से 5, सारी जगह पे 5 किलोमीटर का एरिया कवर करता है. तो आप सोच सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि कितना स्पेस खाली है एटम के अंदर, राइट? तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन क्या है कि जो प्रोटॉन है, ओके, उसका मास कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे किया गया है? न्यूक्लियस के अंदर. तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. सेकंड कंक्लूजन इज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये न्यूक्लियस है, ओके, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स. इसके ऊपर कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. दैट मूव अराउंड एन न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, ओके, इट इज अ वेरी हाई स्पीड. क्लियर है? नेक्स्ट, इन ए सर्कुलर मोशन, यानी कि वो क्या है? सर्कुलर मोशन में घूमता है. पाथ, सर्कुलर पाथ कॉल ऑर्बिट, यानी कि जो सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है हमको मालूम है, वो मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं ये सारा का सारा. तो उसमें क्या होता है? ये 9th स्टैंडर्ड में भी रदरफोर्ड का थियरी आता है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर ऑर्बिट. जो
इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे जो सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट घूमता है उसको बोलते हैं ऑर्बिट। नेक्स्ट, द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम reassemble the solar system in which the nucleus plays the role of sun। यानी कि हम इसको सोलर सिस्टम के साथ चलो अगेन, द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम reassemble the solar system in which the nucleus play the role of the sun। यानी कि न्यूक्लियस है उसको हम सोलर सिस्टम में किसको लेते हैं? सन। कंपेयर किसके साथ करते हैं? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को किसके साथ कंपेयर किया? सन के साथ। नेक्स्ट, एंड द इलेक्ट्रॉन दैट आर रिवॉल्विंग द प्लैनेट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन को हमने किसके साथ कंपेयर किया सोलर सिस्टम के अंदर? यहां पे क्या है? प्लैनेट्स। प्लैनेट, राइट। तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा मॉडल का एटम का मॉडल है रदरफोर्ड का, तो उसने किसके साथ कंपेयर किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलर सिस्टम के साथ। यानी कि यहाँ सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। तो सोलर सिस्टम में भी न्यूक्लियस सेंटर में क्या है? सन। लेकिन न्यूक्लियस को सन के साथ कंपेयर किया, और जो इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ओके, तो उसको हमने किसके साथ कंपेयर किया? अपने प्लेनेट के साथ। तो वैसे ही जैसे कि सन बीच में है और प्लेनेट उसके ऑर्बिट में घूमते रहते हैं सर्कुलर पाथ में, वैसे ही सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके ऑर्बिट में कौन घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन। और मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है? बीच में खाली है, राइट। नेक्स्ट वन, द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बोर्ड में आता है एमसीक्यूज के अंदर कि इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वो किस फोर्स से अट्रैक्शन होता है उसका, यानी कि वो जुड़े रहते हैं बिकॉज ऑफ विच फोर्स, तो उसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सन है और प्लैनेट्स है, तो वो विच फोर्स जो उसको कनेक्ट कर अट्रैक्शन कर रखता है, यानी कि जो प्लैनेट्स है वो अपने ऑर्बिट में से कहीं दूर ना चला जाए, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमको मालूम है उसके लिए कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है इतना? रदरफोर्ड मॉडल का कंक्लूजन। तो फर्स्ट वन क्या है कि मोस्ट ऑफ द मास किस में कॉन्सेंट्रेट किया गया है? न्यूक्लियस के अंदर, ओके। और साइज हमको मालूम है न्यूक्लियस की 10⁻⁻15, ओके। एन ऑर्बिट एंड जो रेडियस कितना है? 10⁻10। नेक्स्ट, न्यूक्लियस क्या है? सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, उसके आसपास क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन, वो भी सर्कुलर मोशन के अंदर। एंड उसने कंपेयर किया सन और प्लैनेट के साथ, वो भी सोलर सिस्टम के अंदर। थर्ड वन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि जो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ वो अटैच हुए हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसलिए वो अपनी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, वो कहीं दूर चला नहीं जाता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट, अब हम देखने वाले हैं मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, ओके। सो लेट्स सी द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो बच्चों, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर वो हम स्टैंडर्ड 9 में हम पढ़ चुके हैं, और आइसोटोप आइसोबार के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इट इज़ वेरी इजी, टू मच इजी, ओके। ये सब आपको पता ही है, लेकिन जस्ट हम यहाँ पे थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। आई होप ये आप सबको ही पता है कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज मास नंबर, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है ना। सो लेट्स सी एटॉमिक नंबर
एंड मास नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो अभी रदरफोर्ड के थियरी के अंदर हमने देखा कि जो प्रोटॉन का जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेट किया गया है, राइट, यानी कि वो न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन का मास। ओके, सो एटॉमिक नंबर को अगर हमको समझना है एटॉमिक नंबर, सो एटॉमिक नंबर को हम एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Z। एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम। लिख सकते हैं प्रोटॉन के बारे में ऐसा, यानी कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। और वन मोर थिंग, एटॉमिक नंबर को हमने किससे सिंबलाइज किया है? Z से। किससे सिंबलाइज किया? Z, राइट। और अब हम यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो लिख सकते हैं, तो देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं लिख सकते बिकॉज कि क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में घूमता है, न्यूक्लियस में नहीं है। ये खास आपको ध्यान रखना है, फोकस करना है यहाँ पे बच्चों। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, राइट। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं बच्चों? थिंक, यू कैन थिंक दिस इज राइट और रॉन्ग। ओके, सो इट इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज कि हमको मालूम है जितना प्रोटॉन है उतना तो एटॉमिक नंबर है ही। और मैं ऐसे भी देखा कि जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितना प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट अगर ऐसा लिखा तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। सो व्हाट इज राइट आंसर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। आपको यहां पे क्या लिखना है? न्यूट्रल एटम। पता चला? दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, बट इन न्यूट्रल एटम। अगर न्यूट्रल एटम आपने नहीं लिखा सो इट इज रॉन्ग। ओके, अगर एज फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस एक है, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन एक है, और सोडियम में न्यूट्रॉन क्या है? 11। ओके, तो मिस हाइड्रोजन में प्रोटॉन क्या है? एक। और सोडियम के अंदर लिख के बताते, हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितना है? एक, P+। और सोडियम यानी कि Na, उसमें प्रोटॉन कितना है? P+, 11। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? एटॉमिक नंबर 1। एंड सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 11। क्लियर? कितना इजी है। ओके, क्लियर। एंड हाइड्रोजन के अंदर अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके बाद में चर्चा करेंगे। बट सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है? तो क्या वो भी कितना है? ये न्यूट्रल एटम है, तो ये प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 11। क्लियर है? डाउट सॉल्व, एकदम इजी है। आगे चलते हैं। अब आता है मास नंबर। बच्चों इसको क्लियर कर देते हैं। सो जो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बच्चों क्या बोलते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोल सकते हैं हम उसको बच्चों? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियॉन्स। और मास नंबर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। और मास नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं? किस सिंबल से? मास नंबर, यहां पे आप देख सकते हो मास नंबर, हम उसको डिनोट करते हैं विथ सिंबल से ए। मास नंबर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन P प्लस, यानी कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि n। एटॉमिक नंबर हमको किससे सिंबलाइज करते हैं? Z से। यानी कि मास नंबर A इज इक्वल टू Z प्लस n। ओके, ये सभी जो थियरी है आप बच्चों 9th स्टैंडर्ड के अंदर क्लियर कर चुके हैं। ओके, सो A इज इक्वल टू Z प्लस n, यानी कि मास नंबर A इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी कि प्रेजेंट इन, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि स्मॉल n। क्लियर है इतना फंडा आपको? आई होप ये आपको 101% पता ही था। ओके, सो थोड़ा आज रिवीजन कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक इज, अगर हम देखें कि अगर हमारा जो एलिमेंट है उसको हमने डिनोट किया x से, ये अगर ये एलिमेंट है उसको कैसे विथ सिंबल से हमने एक्सप्रेस किया? x से। सो यहाँ पे जो z है वो क्या है? एटॉमिक नंबर। तो हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में क्या लिख सकते हैं? z, एंड इट इज z क्या है? एटॉमिक नंबर। वो हम कहाँ पे लिख सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी हमारा एलिमेंट है, विच है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, यहाँ पे H भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Na भी हो सकता है, उसको उसके लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे के और लेकिन सबस्क्रिप्ट में उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ओके, तो इसको क्या है? ये क्या है? एटॉमिक नंबर। एंड यहाँ पे यानी कि ऊपर, ओके, यानी कि सुपरस्क्रिप्ट, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं A, लेफ्ट हैंड साइड के ही बट ऊपर, यानी कि सुपरस्क्रिप्ट में। सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट बुक के अंदर बच्चों दिया गया है, वेरी इजी। ओके, तो वो क्या है? हमारा मास नंबर। आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, इतना मैं साफ कर देता हूँ तो कि आपको क्लियर दिखे। यह क्लियर है आपको? ये नोट्स भी आपको मिल जाएगी। ओके, सो देखते हैं अभी, आप देख सकते हो ये खास आपको फोकस करना है इस पे। A इज इक्वल टू Z प्लस n। अभी सम्स आएंगे इसके भी, वो MCQ में पूछा जाता है। आप देख सकते हो अभी x यानी कि कोई भी एलिमेंट, A यानी कि मास नंबर, उसको हम लिख सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। और नीचे दिया गया है एटॉमिक नंबर, वो डिनोट करते हैं Z से, उसको लिखा गया हमने सबस्क्रिप्ट में। ओके, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे सबस्क्रिप्ट में। अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले बच्चों, हाइड्रोजन का एक हम एग्जाम्पल ले, यानी कि 1H1। सो इसमें से हमको क्या क्या निकालना है? पहले एटॉमिक नंबर यानी कि Z। ओके, नेक्स्ट मास नंबर यानी कि A। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि P प्लस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E माइनस, एंड अभी कौन सा बाकी रह गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। भी हमने देखा A इज इक्वल टू Z प्लस n। अगर मेरे को न्यूट्रॉन ढूंढना है तो n
इज इक्वल टू ए माइनस जेड, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। पता चल गया? ओके, नेक्स्ट अब हम सारी की वे सारी वैल्यू पता लगाते हैं इसके अंदर। सेकंड एग्जांपल भी लिख ही देते हैं साथ में, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। सेकंड एग्जांपल इज 11 Na23। ओके, ये सोडियम का एग्जांपल है, ये हाइड्रोजन का एग्जांपल है। तो सेम इसमें भी उसका मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, यानी कि नेक्स्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके अंदर, नेक्स्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि n। तो उसको फॉर्मूला हमको मालूम है बच्चों, n इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा है कैपिटल A माइनस कैपिटल Z। सो ये दो एग्जाम्पल है। ओके, ये दो एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं, आप भी कर सकते हो अभी यहाँ पे बैठे बैठे। ओके, तो आप नोट और पेन लेके बैठे ही हो। सो वेरी सिंपल, फटाफट से कर देते हैं सॉल्यूशन। ये जो है एटॉमिक नंबर यानी कि Z, वो कितना है, 1। यहाँ पे ये क्या है, मास नंबर यानी कि 1। ओके, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ओके, क्लियर है? न्यूट्रल एटम के अंदर, ये आपको खास ध्यान रखना है, ये फोकस करना है यहाँ पे, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सिर्फ क्या है, प्रोटॉन। ओके, नेक्स्ट, सॉरी, जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 1। सिंपल। आगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n इज इक्वल टू ए माइनस जेड, यानी कि बच्चों वेरी सिंपल, a यानी कि 1, z, ओके, a यानी कि 1, z यानी कि वो भी क्या है, 1। तो बच्चों हाइड्रोजन के अंदर कौन सा नहीं है, यानी कि न्यूट्रॉन नहीं है हाइड्रोजन के अंदर बच्चों। प्रोटॉन भी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, अभी हमने देखा। इन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम हो गया हाइड्रोजन। ओके, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, 1 1। मास नंबर P1 यानी कि 1 माइनस 1, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 0। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट सोडियम, अभी थोड़ा स्पीड कर रखते हैं। Z इज इक्वल टू 11 23 यानी कि A, मास नंबर 23। प्रोटॉन यानी कि जितना उसका एटॉमिक नंबर उतना ही उसका प्रोटॉन यानी कि 11, जितना उसका प्रोटॉन उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन, बट इन अ न्यूट्रल एटम। ये न्यूट्रल एटम है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन यानी कि 11। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z यानी कि 23 माइनस 11, यानी कितना आ जाए, 3 में से 1 जाए 2, 2 में से 1 जाए 1, तो उसमें न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 12। ओके, तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सेम ही हो। क्लियर है ये दो एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 5 या 6, तो भी हमको पता चलेगा, कैलकुलेशन हमको क्या हो, स्पीड आ जाएगी उसमें, क्योंकि मैं अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया है हमको। सो लेट्स सी द अनदर एग्जाम्पल। सो बच्चों नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल है, पॉजिटिव का भी एग्जाम्पल, नेगेटिव का, पॉजिटिव और न्यूट्रल का। करिए 4 एग्जाम्पल हमने देख लिए, तो आई होप कि आपको 101% वो आपको पता चल जाएगा कि एटॉमिक नंबर कैसे डिफाइन करते हैं, न्यूट्रॉन का नंबर कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो हम देख लेते हैं आज। अभी यहाँ पे A हम ऐसे लिखते हैं, Z को एलिमेंट A, राइट एग्जाम्पल। तो यानी कि Z A 80 यानी कि मास नंबर 80, एटॉमिक नंबर 35। जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही कैसा होगा, प्रोटॉन यानी कि 35। जितना न्यूट्रल एटम के अंदर, ओके, आपको बहुत ही ध्यान रखना है, न्यूट्रल एटम के अंदर जितना प्रोटॉन उतना ही आपका होगा इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं A माइनस Z, A माइनस Z 80 माइनस 35, 80 माइनस 35, यानी कि हमारा आंसर क्या आता है, इसके ऊपर 10 में से 5, यहाँ पे 8 के ऊपर 7 में से 3 जाएगा 4,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आंसर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है इसके अंदर 45। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए यहाँ पे 39 है, सो इट इज 39, z इज इक्वल टू 19, यानी कि बच्चों यह हमारा मास नंबर 39 एंड एटॉमिक नंबर 19, नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो जितना मास नंबर, जितना एटॉमिक नंबर उतना हमारा प्रोटॉन, यानी कि कितना आएगा 19। अब ये न्यूट्रल एटम नहीं है बच्चों, ये न्यूट्रल एटम नहीं है, खास ध्यान रखना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 1+, एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया, अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसको पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीजन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो 2-, 1 करते हैं तो 1-, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो 2+, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो 3+, तो इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है कितना 1, तो टोटल कितना था 19, उसमें से कितना दिया 1, तो बच्चों कितना आएगा 19 में से 1 देगा तो 18। क्लियर है, यही आपको फोकस करना है। अगर ये आपको पता चल गया दैट इट इज ओके। नाउ ए इज इक्वल टू 39, इट इज तो वेरी सिंपल, 19, 39 में से 19 जाएगा, 9 - 9 0, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूट्रॉन N0, क्योंकि न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल, ओके 0, वो क्या है न्यूट्रल, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, नहीं कि पॉजिटिव और नहीं नेगेटिव। अब हम ये पॉजिटिव वाला देखा, अब हम देखते हैं नेगेटिव वाले बच्चे, बहुत ही बढ़िया है। ए मालूम है हमको 16, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर यानी कि 8, वो भी मालूम है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो भी हम पढ़ चुके हैं, यानी कि ये 8 तो ये भी 8। नाउ इट इज नॉट अ न्यूट्रल एटम, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तभी उसके पास 2- चार्ज आया है। कितना इलेक्ट्रॉन थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन 8, बट 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया हुआ है, तो 8 + 2 इज इक्वल टू 10। क्लियर है अभी कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जब प्लस है तुमको माइनस करना है प्रोटॉन में से, और अगर यहाँ पे माइनस है तो प्रोटॉन में क्या करना है प्लस, सिंपल। डोनेट किया है तो एक माइनस करना है, अगर गेन किया तो एक प्लस करना है। आगे A - Z, A यानी कि 16, Z - यानी कि 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं उसमें 8। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। A यानी कि मास नंबर 27 आपने देखा, 13 यानी कि एटॉमिक नंबर। नाउ नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि ये 13 है तो ये भी कितना आएगा 13, वेरी सिंपल। बट इट इज नॉट ए न्यूट्रल एटम, इट हैव +3 चार्ज, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया डोनेट किया। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन यानी कि 13, बट 3 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, तो अभी इसके पास एल्यूमिनियम के पास कितना बचा है इलेक्ट्रॉन, तो 13 में से 3 जाएगा, इट इज 10। ओके, नाउ न्यूट्रॉन A - Z यानी कि 27 - 13, तो हम देख सकते हैं 7 में से 3 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एल्यूमिनियम इज 14। देख सकते हो 35 Br, 80 ब्रोमीन, 19 K+ यानी कि फॉस्फोरस, पोटेशियम 39, 8 ऑक्सीजन 16 यानी कि ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज है, और 13 एल्यूमिनियम के पास 3 चार्ज है। हमको मालूम है अगर आउटर ऑर्बिट के अंदर 1, 2 और 3 चार्ज होता है, 1, 2 और 3 चार्ज, तो वो इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या कर देते, डोनेट कर देते हैं। अगर आउटर सेल के अंदर और आउटर ऑर्बिट के अंदर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 6 और 7, तो वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ओके, कंप्लीट, एंड आप देख सकते हो A, Z, P+, E- N, N0, सारा का सारा वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। ये बहुत ही इजी है, ये आपको MCQ में आ सकता है।
ओके, तो मैंने कल ही बताया था, रीड राइट रिपीट आपको रिपीट करना है, ये मटेरियल आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।